अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं मिस्टर अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, रमज़ान आपका ठीक चल रहा होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत ही ब्रेकिंग न्यूज़ है बल्कि। और वो ये है कि एक बहुत बड़े जो लेवल पे जो बात हो रही है, वो ये है कि जो विल्सन ने एज़ प्रॉमिस्ड, वो जो उन्होंने कहा था कि हम एक लॉ ला रहे हैं, वो उन्होंने पेश कर दिया बिल। उसके अंदर अब वो क्या करेगा, वो आर्मी चीफ साहब को पाबंदियों का निशाना बनाएगा। और ये बहुत बड़ी खबर है जो कि अमेरिका से आ रही है। इसका ज़रा तजिया करेंगे, इसकी तफसील में भी जाएँगे और देखेंगे कि इमरान खान का भी उन्होंने रिहाई का भी मुतालबा किया है। और एक दफ़ा फिर, जिस तरह की वो पहले कर रहे थे, अब फिर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक और जो डेमोक्रेटिक जो सेनेटर हैं, उनके साथ मिलके उन्होंने ये बिल जो है वो पेश किया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। बलूचिस्तान की सिचुएशन जो है, उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इमरान खान पर पाबंदियाँ जो लगाई गई थी, उनको हटाने का तो ऐलान किया गया है, लेकिन साथ ही शर्तें लगा दी गई हैं। उसका भी ज़रा देखेंगे कि ये क्या साथ-साथ माजरा है, उसको भी ज़रा ज़ेर बहस लाने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम अमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब साद हफ़ीज़ साहब, सीनियर राइटर हैं, फ्राइडे टाइम्स के लिए लिखते हैं। आप भी उनको पढ़ा करें, हम भी उनको पढ़ते हैं। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे और इस रमज़ान मुबारक में वो हमें टाइम देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया उनका। साद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम कसाना साहब। साद भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो ये है कि बड़ी इम्पोर्टेंट और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो विल्सन ने, जो कि वो कह रहे थे काफ़ी देर से कि मैं ये करने जा रहा हूँ, वो उन्होंने कर दिया है। बल्कि मैं ये आपको उनका ट्वीट दिखा देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि आई एम ग्रेटफुल टू इंट्रोड्यूस द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट टू सैंक्शन दोज़ अंडरमाइनिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब ये उन्होंने जो है वो ट्वीट किया है। और ये उनका बिल जो है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आप ज़रा देखें कि द हिल जो एक ऑर्गेनाइज़ेशन है मीडिया का, उसने ये लिखा है कि द न्यू बिल सीक्स टू सैंक्शन पाकिस्तान्स आर्मी चीफ और साथ ही फ्री फॉर्मर पीएम खान। ये उन्होंने लिखा है। इसको मैं थोड़ा-सा एक आधा पैराग्राफ जो मैं आपको सुना देता हूँ, ताकि फिर हम गुफ्तगू करेंगे तो साथ-साथ आगे चलते जाएँगे। रिप्रेजेंटेटिव जो विल्सन, जो कि रिपब्लिकन है साउथ कैरोलिना के, एंड जिम्मी पनेटा, ये डेमोक्रेट हैं कैलिफोर्निया के, introduced the Pakistan Democracy Act on Monday, seeking to sanction the country's army chief for, quote, persecution of political opponents, unquote, including former Prime Minister Imran Khan. The Hill obtained a copy of the bill, उन्होंने जो बिल पेश किया उसकी कॉपी उनके पास है, which would place sanctions on Pakistan's military boss within 180 days under the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. ये हम काफी देर से ये लॉ की और एक्ट की बात करते आ रहे हैं। मैग्निट्सकी लॉ जो है वो इस तरह के वायलेटर्स को वो अपने ज़ेरे इत्माम लाता है। वायलेटर्स कैन बी सब्जेक्टेड टू डिनायल ऑफ एंट्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इनएलिजिबिलिटी फॉर यूएस वीजास। अब ये जो है सूरत हाल, इसमें वो कह रहे हैं कि द बाई पार्टिसन लेजिस्लेशन एक्यूजेस पाकिस्तान मिलिट्री लीडर जनरल आसिम मुनीर ऑफ, quote, knowingly engaging in the wrongful persecution and imprisonment of political opponents, unquote. It further seeks the identification of key individuals involved in this, quote, persecution, unquote, and imposing similar bans on them. ये जो सूरत हाल है जी, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी डैमेजिंग हो सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता चलूं कि जो उन्होंने बताई है बात, वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अभी अभी जो खबर आई है वो भी ये भी है कि आर्मी चीफ साहब जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी वालदा का भी इंतकाल हुआ है। हम सब लोग उनकी वालदा के इंतकाल पर उनसे सारे ताज़ियत करते हैं और हमें अफसोस है कि उन्होंने जो उनकी वालदा है उनका आज इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जवार रहमत में जगह दे। लेकिन साथ ही साथ ये भी खबर जो है उनके लिए अच्छी नहीं है कि आज ही ये पाकिस्तान जो डेमोक्रेसी एक्ट है वो भी सामने आ गया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, तो प्रोग्रेस हुई है और बड़ी पॉजिटिव मूव है ये। बहुत दिन से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो विल्सन ने एज प्रॉमिस्ड, जैसे उन्होंने वादा किया था, इसको पेश कर दिया है। अभी इसके कई मरहले होंगे, इसकी डिस्कशन होगी और फिर किस लेवल तक ही जाएगा वो भी देखना पड़ेगा। और फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। अगर ऑब्वियसली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसको सपोर्ट करेगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इट विल मूव फॉरवर्ड वेरी क्विकली। लेकिन ये आपको तो पता है यहाँ लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है काफ़ी एक्सटेंसिव होती है, काफ़ी वाटर डाउन किए जाते हैं जो ये इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है ना कसाना साहब कि ये हो गया है।
सिर्फ बातें नहीं थी। एंड ये सबसे बड़ी इसकी वो है इम्पैक्ट इमीडिएट जो है। अब आगे देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट होता है। क्योंकि और इसमें उसमें उन्होंने जो डायरेक्टली अटैक किया है वो हमारे आर्मी चीफ साहब को किया है, और उनका नाम लेके उन्होंने कहा है कि वो जिस तरह मैंने कोट किया कि नोइंगली एंगेजिंग इन द रॉन्गफुल परसिक्यूशन एंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। तो ये तो बड़ा सीरियस किस्म का चार्ज लगाया उन्होंने इसके जी, ऊपर। बहुत सीरियस किस्म का चार्ज। और मुझे जो इंफॉर्मेशन है इसके बारे में ये है कि इनिशियली जब ये प्लेस हो रहा था ये और ये फॉर्मुलेट हो रहा था तो उस वक्त कई नाम थे इसके अंदर, लेकिन इन्होंने ये बहुत ठीक किया है कि इसको फोकस किया है उस आदमी के ऊपर जो ये रिस्पॉन्सिबल समझते हैं इस सिचुएशन का, इस रिप्रेशन का। तो एक आदमी के ऊपर फोकस करना और इतने पावरफुल आदमी के ऊपर फोकस करना ये बहुत इफेक्टिव हो सकता है। अच्छा, वो आगे लिख रहे हैं कि विल्सन हैज कंसिस्टेंटली डिमांडेड द रिलीज ऑफ खान who was arrested in August 2023 and blamed Pakistan's military for his unjust detention. Mr. Khan is clearly a political prisoner, Wilson told The Hill, adding that he has written a letter to President Trump urging him to put pressure on Pakistan's military leadership, including through visa bans, to restore democracy and release Mr. Khan. अब ये जो सूरत हाल है इसमें तो जो हमें लग रहा था कि एक खामोशी है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये भी हो सकता है क्या कि अगर ये जो सिलसिला आगे बढ़ाते हैं तो इसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करे और पाकिस्तान से कहे कि जी आप ये चीजें करें, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर ये वी कैन गो अहेड विद दिस पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट। जी, बार्गेनिंग चिप तो इनके पास ऑलवेज होता है, लेकिन किस चीज के लिए बार्गेन कर रहे हैं कि ट्रंप साहब को और शरीफुल्ला चाहिए, इनको कोई और एसेट्स चाहिए इनको, जो कि ये कह सकें कि भाई हम ये वॉर ऑन टेररिज्म के ऊपर हम ये एक्टिविटीज कर रहे हैं और इनके यहाँ अमेरिका के अंदर पॉपुलैरिटी बढ़े और सो ऑन। लेकिन एक चीज का बड़ा ख्याल रखना चाहिए यहाँ कि इसी स्टोरी को अगर आप देखें और फर्दर पढ़ें, इसके अंदर दो तीन चीजें हैं। वो इसमें ये भी अब ये रिएक्शन भी आएगा जब ये स्टडी होगा बिल के इमरान खान की क्या पोजीशन रही है अमेरिका के बारे में। तो इसमें अगर आप देखें तो इसके अंदर ये भी है कि इमरान खान इज नॉट प्रो अमेरिकन, ये कह रहे थे इसके अंदर। और दूसरी चीज ये है कि इमरान खान ने कुछ स्टेटमेंट्स पहले दिए हैं जो कि एंटी अमेरिकन और प्रो तालिबान ये स्टेटमेंट्स हैं। तो ये लोग ऑपरेट करते हैं इस तरह, ये जो हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं, और ये इस बिल को अपोज करने के लिए ऐसे आर्ग्यूमेंट्स भी लाएंगे। तो ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि कौन कौन से जो कांग्रेसमैन हैं या सेनेटर्स हैं वो पहले इसके ऊपर इमरान खान की रिलीज के बारे में बात कर चुके हैं। उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स ग्रेग कसार हैं, उसमें राशिदा तलेब हैं, फिर हेली स्टीवंस हैं, फिर इल्हान उमर हैं, ब्रैड शर्मन हैं, रो खन्ना हैं, ऑगस्ट फ्लूगर हैं, फिर जैक बर्गमन हैं, और मुख्तलिफ लोग हैं। लेकिन साथ साथ उन्होंने हुसैन हक्कानी साहब को भी कोट किया। वो कह रहे हैं कि हुसैन हक्कानी, फॉर्मर पाकिस्तान ऑनवॉय टू द यूएस एंड सीनियर फेलो एट द हडसन इंस्टीट्यूट, said the US was unlikely to expend its limited leverage on Khan. जी हाँ, एंड मैंने आपको कहा था पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि ये लोग ये आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो है पोजीशन वो फौज के थ्रू ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिका के लिए बनिस्बत ये कि खान साहब के लिए, क्योंकि खान साहब जो हैं वो पहले भी एंटी अमेरिकन बिहेवियर एग्जिबिट कर चुके हैं। और तो इसका हक्कानी ने ये कोशिश की है, इसको ऑलरेडी साहब ये कह रहे हैं, बल्कि let me quote him, he's saying it is unlikely that sanctions would be imposed on Pakistan just to secure the release of a populist but anti-American politician, ये वो कह रहे हैं। जी हाँ, तो ये जो ये इनकी काउंटर नैरेटिव होगी, इनका बयानिया जो काउंटर बयानिया होगा वो यही होगा, और इसको यूज करेंगे टू वाटर डाउन दिस बिल। हाँ, तो अगर तो ये बात करेंगे तो फिर तो ये भी करेंगे ना कि लोग दूसरी साइड से वो इनकी अपनी स्टेटमेंट्स ले आएंगे जो कि एंटी ट्रंप थी। जब ट्रंप साहब हारे थे तो इनकी सारी लीडरशिप ने ट्रंप के खिलाफ बातें की थी। जी हाँ,
जी हाँ, और डेफिनेटली की थी, बल्कि आपको तो बिफोर दिस इलेक्शन ऑल्सो कोई इस गवर्नमेंट से, पीडीएम की गवर्नमेंट से या उससे पहले जो गवर्नमेंट थी इमरान खान के बाद, उन्होंने कोई पॉजिटिव ट्रम्प के बारे में स्टेटमेंट्स नहीं दिए थे। तो एज रिसेंट एज बिफोर दिस इलेक्शन, प्रीवियस इलेक्शन की तो दूसरी बात है, बट यू नो दिस रिसेंट इलेक्शन, तो ये सारी चीजें सामने आएंगी फिर। और माइकल कोगलमैन भी यही बात कर रहे हैं तकरीबन कि जी वो भी कह रहे हैं कि ये अनलाइकली लगता है मुझे। लेकिन बहरहाल देखते हैं, अगर तो ये पास हो जाता है और ये चीजें जो होती हैं, तो फिर तो बड़ा एक सीरियस किस्म का क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए वो आ सकता है, खासतौर पर मिलिट्री लीडरशिप के लिए। तो लेट्स सी क्या होता है इसके ऊपर। मैग्निस्टी जो सैंक्शंस हैं ये बड़ी सीरियस होती हैं, क्योंकि इसका वर्ल्ड वाइड इफेक्ट होता है, क्योंकि यूरोप के अंदर भी ये, क्योंकि ये शुरू हुआ तो रशिया में, एक रशियन टैक्स लॉयर था जिसके अगेंस्ट यू नो रशियन गवर्नमेंट ने बड़ा उसको तशद्दुद किया था एंड सो ऑन। आई थिंक ही कमिटेड सुसाइड इन प्रिजन। तो उसके बाद ये लगाई थी सैंक्शंस उन लोगों के ऊपर जिन्होंने उसके ऊपर तशद्दुद किया था। तो ये बड़ी वर्ल्ड वाइड सैंक्शंस होती हैं और इसका इम्पैक्ट हो सकता है बड़ा नेगेटिव पाकिस्तान की फौज के ऊपर और पाकिस्तान का जो एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट है। एब्सोल्युटली। और ये जाहिर है कि अगर इस तरह होता है तो फिर वो ऑब्वियसली सैंक्शंस वाली बात भी जो है वो भी आगे बढ़ सकती है। फिर पर्सनल सैंक्शन जो हैं वो लग सकती हैं अगर उनका वीजा बैन लग जाता है। तो इसके अलावा भी मेरा ख्याल है कि ये एम्बैरसिंग बहुत है कि देखें ना, अगर ये खबर आती है कि जी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर बैन लग गया है और वीजा बैन लग गया है, वो आ नहीं सकते हैं यूएस में, तो ये उनके लिए पर्सनल लेवल पर भी लेकिन नेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान के लिए एक एम्बैरसमेंट हो सकती है। ये तो फर्स्ट टाइम होगा जी कसाना साहब कि पाकिस्तान के ऊपर ऐसी पर्सनल सैंक्शंस लगी हैं और इतने सीनियर आदमी के ऊपर लगी हैं। अगर लगी तो मेरा ये ख्याल है तो मेजर एम्बैरसमेंट है। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, ये मुझे साथ साथ अब जरा आगे बढ़ते हैं और ये मुझे बताएं कि जो हमने कल देखा और आपने भी देखा होगा कि जो 23 मार्च का जो फंक्शन था जिसमें जरदारी साहब की स्पीच हुई, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, उनसे बात नहीं की जा रही थी, उनसे चला नहीं जा रहा था, और फिर जिस तरीके से उन्होंने गुफ्तगू की, इंतहाई बेरब्त किस्म की गुफ्तगू की, उसमें कोई उनसे मतलब लिखी हुई तकरीर नहीं पढ़ी जा रही थी। तो इससे क्या मकसद है? हमारी हमारी इस्टेब्लिशमेंट क्या क्या मैसेज दे रही थी इस तरह के लोगों को ला के? उसकी उससे तो बेहतर था किसी और को बुला लेते, तकरीर किसी और से करवा लेते, या प्रेसिडेंट को कहीं दुबई वगैरह भेज देते, किसी स्पीकर को बुला के कहते कि यार तुम पढ़ दो जरा। तो ये तो बड़ा एम्बैरेसिंग नहीं था जी? बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी और इससे कोई इंस्पायर नहीं करती थी कॉन्फिडेंस, और आजकल पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस की बड़ी जरूरत है। और ऐसी रैम्बलिंग स्पीच थी बिल्कुल जैसे कोई इनको सर पैर का पता नहीं था और क्या अपने सराउंडिंग्स का पता नहीं था, विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। अफसोस होता है देख के ऐसे कि भाई ये हेड ऑफ स्टेट इस तरह की स्पीच दें, क्योंकि उस बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस था जो कुछ भी था। लेकिन क्योंकि इन्हें पीपीपी की जरूरत है और ये यू नो जरदारी इज द हेड ऑफ द पीपीपी इन मेनी वेज, जो जब तक ये सीन से जाते नहीं तो इनको इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन ये कोई पॉजिटिव इसकी जो लोग देख रहे थे उनको कॉन्फिडेंस नहीं हुआ होगा पाकिस्तान के अंदर कि भाई ये ऐसी क्या लीडरशिप है ये। हाँ, ये बड़ा सीरियस मामला है, इसको देखना चाहिए। और खासतौर पे जिस तरीके से कल आपने देखा होगा मेडल्स की वो रेवड़ियों की तरफ बांटे गए हैं और हर बंदा उठा के जिसका दिल चाहे उसको जाके, मेरा ख्याल है कि उन्होंने कोई बंदा छोड़ा नहीं है जो इमरान खान के खिलाफ हो उसको मेडल दिया हो, और वो हर एक उठा उठा के उन्होंने बुला के उनको मेडल्स दे दिए। ये तो बहुत ही बेतौकीरी नहीं हुई जी मेडल्स की, जो कि किसी जमाने में बड़े जबरदस्त किस्म के लोगों को मिला करते थे। जी हाँ, और बहुत कम होते थे। अब तो ये हो गया है कि हर एक किसी को दे देते हैं और उनका साइटेशन भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि भाई क्या इनके बैकग्राउंड क्या है, इनके अचीवमेंट्स क्या हैं, इन लोगों की इन्होंने क्या पाकिस्तान को दिया है कि आप उनको इतने बड़े बड़े एजाज दे रहे हैं। ये तो लगता है सारा कुछ पॉलिटिकल है अब तो, और सियासी है ये तो। और ये अपने दोस्तों को खुश करने के लिए कुछ सहाफी जो हैं इनके साथ लगे हुए हैं उनको खुश करने के लिए, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी तो कोई नहीं है ना कसाना साहब, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं। और दूसरी तरफ हम देखेंगे साफियों के ऊपर कितना जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन चल रहा है।
वो अहमद नूरानी ने क्या स्टोरी कर दी है कि उसकी वालदा बेचारी कोर्ट्स में जाके रो रही हैं, उसके भाइयों को उठा लिया गया है, वो भी चल रहा है। साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं उनको उठाया जा रहा है, महारंग बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि समी दीन जो है वो भी, उनको भी, वो जो एक और एक्टिविस्ट हैं उनको भी उठा लिया गया। तो ये बलूचिस्तान के हवाले से हमारी स्टेट पॉलिसी जो है ये किस चीज के ऊपर बेस करती है जी? मुझे तो लगता है कि ये इनके अंदर कोई वो सोच नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नजर नहीं आ रही। जी हाँ, और मैंने आपसे पहले भी प्रोग्राम में कहा था कि ये ऑपरेशंस जो हैं ये चल रही हैं और ये ऑनगोइंग है, कोई फ्रेश ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अब आप जो देख रहे हैं ये हार्ड स्टेट को आप देख रहे हैं, और हार्ड स्टेट जो है वो इसी तरह रिएक्ट करती है। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कसाना साहब कि ये एक सियासी प्रॉब्लम को उसी तरह डील करेंगे जैसे करते आए हैं और मिजरेबली फेल होते आए हैं कि मिलिट्री सोल्यूशन चाहिए हर चीज का, हार्ड सोल्यूशन चाहिए हर चीज का। और बलूचिस्तान के अंदर सिर्फ हार्ड सोल्यूशन काम नहीं करेगा, और कभी किया भी नहीं उसने काम। मैंने तो आपसे पहले भी बात की नहीं, इज्जत की और सबकी, बलोच सोसाइटी के अंदर तो ये बहुत होता है, बहुत इसका वो है रिगार्ड कि भाई आप लोगों को उनको रेस्पेक्ट नहीं देते तो आपको उनका रिएक्शन भी आप देखते हैं फिर। और फिर उसके बाद तो और भी चीजें हैं ना, फिर तो वो उनके रिसोर्सेज को आप इस्तेमाल करते हैं और आप उनको प्रॉपर कॉम्पनसेशन नहीं देते। लेकिन आप देख रहे हैं ना ये सामने, और ये इंटरनेशनलाइज हो गया है इशू कसाना साहब, और ज्यादा सारी दुनिया में ये लोग देख रहे हैं ये पिक्चर्स। ये तो पाकिस्तान के लिए तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, और ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इस अपनी पावर का। लेकिन अब आप देख रहे हैं, मैंने कह दिया कि ये हार्ड स्टेट ही आप देखेंगे अब गोइंग फॉरवर्ड। तो लेकिन वो हार्ड स्टेट तो हमने बन के 71 में देख लिया था ना, तो उसका क्या नतीजा निकला था? अब दोबारा हमको तौबा इस्तगफार, आपने देख लिया ना कि मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं, एक दफा फिर अब उन्होंने कह दिया है कि बलूचिस्तान जो है वो किसी भी वक्त आज़ादी का ऐलान कर सकता है। ये मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, जो कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन। जी हाँ, और ये इसकी है वो पॉसिबिलिटी कि वो ऐलान कर दें और थोड़ी सी टेरिटरी को कैप्चर करके, जैसे वो कोशिश कर रहे हैं वहां डिक्लेयर करते हैं स्टेट, जैसे मुक्ति ने किया थी, मुक्ति वाहिनी ने बांग्लादेश के अंदर। लेकिन आप जो कंडीशंस हैं बांग्लादेश में और यहाँ बलूचिस्तान में आर वास्टली डिफरेंट। ये कहना कि भाई जो सक्सेसफुल हुआ था 71 के अंदर बांग्लादेश के क्रिएशन के साथ, वो मुस्लिम, वो तो मेजॉरिटी थे पाकिस्तान के अंदर और 1000 मील दूर थे इस्लामाबाद से। ये ऐसी सिचुएशन नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें एम्बैरेसमेंट ज्यादा है और ये कंटिन्यूअस प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए रहेगी। ये इसके लिए उनके पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर, इसके ऊपर असर होता रहेगा। लेकिन ये सोचना कि कल बलोच स्टेट कोई बन जाएगी, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन वो तो चले, वो तो खैर अगला सिनेरियो है। लेकिन जो अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं उसमें लोगों के जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो लोगों के साथ बातचीत करने के ऑप्शंस हो सकते थे, उनके साथ क्यों नहीं वो एक्सरसाइज की जा सकती? क्योंकि देखें, अगर हम लोगों के जो मालिक हैं उस इलाके के, उस जगह के, उनसे बात ही नहीं करना पसंद करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर वो ज़ाहिर है उनके अंदर एक एलियनेशन आएगी, उनके अंदर डेप्रिवेशन आएगी, लोगों के अंदर, आपको पता है फिर इस तरह की फिर जो आउटसाइड फोर्सेस हैं वो इसको एक्सप्लॉइट भी करती हैं। तो इसका हमें देखना नहीं चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। बिल्कुल देखना चाहिए। और लेकिन कसाना साहब आप देख लें नैरेटिव, जब से ये जाफर एक्सप्रेस का हुआ है और कुछ दिन पहले जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इतने सारे टेररिस्ट इंसिडेंट्स जो हुए हैं, कि स्टेट की आप रिएक्शन देखें कि हार्डनिंग हो गई है पॉलिसीज की। और वो लोग एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहे हैं कि हम किससे बात करें, कोई बात करने वाला नहीं है ना हमारे साथ। ये कहते हैं भाई जिन लोगों ने बंदूकें उठा ली हैं उनके साथ हम बात नहीं करेंगे। और अब मुश्किल तो ये हो गई है ना कि सबको उसी में कैटेगराइज कर रहे हैं, और महारंग बलोच को भी उसी कैटेगरी में लाए हैं। बिकॉज आपने देखा चार्जेस जो लगा रहे हैं उनके अगेंस्ट, व्हिच इज आल्सो वेरी क्लोज इनसाइटमेंट टू मर्डर। तो ये जो आप देख रहे हैं ना पॉलिसी, ये काम ये वर्क नहीं करेगी। लेकिन ये समझते हैं कि इस वक्त और इनके पास कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है, which is bad। मेरा ख्याल है कि बातचीत तो कभी भी नहीं जब होनी चाहिए। ऑप्शंस नहीं रहते ना कसाना साहब, तो सिचुएशन वर्स से वर्स होती जाती है। हाँ, ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शंस जो है वो क्रिएट करना भी तो पॉलिटिशियंस का काम होता है।
ये मिलिट्री का काम नहीं होता, मिलिट्री का तो रोल ही कुछ और होता है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं। एक चीज़ मुझे ज़रा बताएँ कि अफ़गानिस्तान के ऊपर क्या चल रहा है सिलसिला? क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि मोहम्मद सादिक साहब जो थे वो वहाँ पे गए हुए थे और वहाँ पे क्या सूरत-हाल चल रही है, वो ज़रा थोड़ा-सा हमें बताएँ कि पाकिस्तान को उन्होंने बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है, यूएस जो है वो डायरेक्टली अब डील कर रहा है उनके साथ। क्या उनके मामलात जो है वो हल होने जा रहे हैं? उनके पैसे जो हैं वो रिलीज़ हो जाएँगे? क्या उनके साथ जो मामलात हैं वो कतर के थ्रू होंगे या पाकिस्तान बिल्कुल आउट? पाकिस्तान फिजिकली तो आउट नहीं हो सकता, अभी यानी कि ये कि हर चीज कतर के थ्रू होगी। पाकिस्तान का कतर के उनका अफगानिस्तान का बॉर्डर कतर से तो नहीं लिंक है, हमारा बॉर्डर है, और हमारे ऊपर वो काफी उनका हम डिपेंडेंस है उनकी अफगानिस्तान की। तो पाकिस्तान टोटली तो आउट नहीं हो सकता, लेकिन जितनी ज्यादा एंटी पाकिस्तान फीलिंग अफगानिस्तान में ओवर द लास्ट 20-25 ईयर्स है, और अब सोचा था कि भाई ये प्रो तालिबान गवर्नमेंट आ गई थी जिनको हम लाए थे पावर के अंदर, वही हमारे अगेंस्ट हो गई है। तो पाकिस्तान के लिए ऑप्शंस कम से कम होते जा रहे हैं। तो ये बड़ी मुश्किल बात हो गई है, क्योंकि अगर ये टीटीपी को हाउस करते रहे, अगर ये बीएलए को हाउस करते रहे, तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हो जाएंगे। और अगर अमेरिका ने डायरेक्टली इनके साथ डील करना शुरू कर दिया और पाकिस्तान को इस्तेमाल नहीं किया, तो एक और नैरेटिव पाकिस्तान का वीकेंड हो जाता है, जो कि फिर वो आ जाती है वही मैग्निफिसेंट सैंक्शंस एंड सो ऑन सो फोर्थ। पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है फिर? अच्छा, एक बड़ी अजीब सी खबर आई है जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आई है कि जो यमन के हवाले से, हुतीस के हवाले से जो उनका एक खुफिया प्लान था, वो उन्होंने अटलांटिक मैगजीन के जो एडिटर हैं इन चीफ हैं जेफरी गोल्डबर्ग, उसको भेज दिया। अब ये अजीब बात है कि अमेरिकन बम्बार्डमेंट वहाँ पे हो रही है और सब कुछ हो रहा है, और ये जो पूरा का पूरा प्लान था वो अब ये गलती कह लें या कुछ भी कह लें, बल्कि मैं देख रहा था कि जो वज़ीर दिफा हैं उनसे भी ये सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा जी कि ये इन्होंने ये जानबूझ के तमाशा लगाया, ये सब कुछ ये ऐसा नहीं था। लेकिन बहरहाल ये तो हुआ है। इस तरह की जो मिसहैप्स हैं ये नॉर्मल चीज़ इसको समझना चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और ये तो आपने तो फॉलो पता नहीं कितनी फॉलो की है स्टोरी, आज तो सारे दिन यहाँ चली है। और हेस्केथ और ये जो है वॉल्श, ये जो इन दोनों के ऊपर काफी प्रेशर आया है। और ये कोशिश ये कर रहे हैं कि मार्को रूबियो का रिएक्शन देखें कि भाई मार्को रूबियो इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमेटिकली बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। तो यहाँ तो बड़ी स्टोरी चली और ये तो मजाक समझी जाती है कि भाई आपने कैसे, और ये आप इसको अटैक कर रहे हैं बहुत ज्यादा। ये जो जर्नलिस्ट हैं इनके ऊपर काफी अटैक्स हो रहे हैं कि भाई ये ऐसी सेंसेशनलिज्म करते हैं और ये ऐसी चीजें करते हैं, वो करते हैं। तो दे आर वेरी एम्बैरेस्ड, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, ऑब्वियसली जेफरी गोल्डबर्ग का इसमें क्या कसूर है? वो तो जो भी है वो तो मेरे ख्याल में बीइंग ए जर्नलिस्ट उसको तो स्टोरी मिली है, वो तो करेगा ना। जी जी बिल्कुल, वो तो करेगा। अच्छा जी, एक और चीज जो है वो जरा मुझे बताएं कि ये जो अभी मामला चल रहे हैं टर्की में, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे उसके क्या हालात होंगे? कैसे पैन आउट होगा ये सिचुएशन जो है? ये अरदवान के हाथ से निकल ना जाए कहीं। जी हाँ, आपने देखा कि बेसिकली इस्तांबुल का जो पावर है इस्तांबुल की, वो शोकेस हो रही है कि इसी जगह से एर्दोगान 20 साल पहले आए थे एज मेयर ऑफ इस्तांबुल। अब अपने राइवल को खत्म करने के चक्कर में है, who was supposed to be running for president इनके अगेंस्ट। लेकिन अब रिप्रेशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उनके मेजर प्रोविंसेस के अंदर अनरेस्ट हो गया है। तो अब एक तो ये बड़ी चीज है ना कि एर्दोगान साहब 20+ ईयर्स से वहां हैं पावर 22, हाँ बिल्कुल। जी हाँ, तो मैं 20+ ईयर्स, तो मैं ये कह रहा था कि उनका वो जो होता है ना कि भाई इनकम्बेंसी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई लोग थक जाते हैं, और लोग मेरे ख्याल में एर्दोगान से थक गए हैं। और ये जो यंगर आदमी है इकराम गुलो, तो ये आप नोटिस कर रहे हैं कि यंग पीपल आर आउट। जैसे इमरान खान के लिए लोग बाहर आए थे, तो ये देख रहे हैं आप अपने सामने कि आई थिंक एर्दोगान साहब इज इन ट्रबल। एंड देखते हैं ये कितना आगे बढ़ती है बात, लेकिन इट्स क्लियर कि भाई दे आर टायर्ड ऑफ एर्दोगान। हाँ, चलें, इसके ऊपर इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा गुफ्तगू का। बहुत बहुत शुक्रिया साद भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम।